देखो यार, आर एस मेंस में लगभग 180 मार्क्स के आउट ऑफ 600 मार्क्स इन पेपर 1, 2 एंड 3, 180 मार्क्स के क्वेश्चंस एनालिटिकल थे। एनालिटिकल क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट नोट से सोल्व नहीं होते। एग्जाम में उनको पढ़ के 1 मिनट तक हवा नहीं लगती कि आप शुरुआत कहाँ से करूँ क्वेश्चन को आंसर करने की। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन है जो जिसको आपको एग्जाम में ही सोचना पड़ेगा बैठ के वहाँ पे कि इसका आंसर वहीं पे फ्रेम करना पड़ेगा। और मैं प्रूव करूंगा कि 180 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन थे ये, और धीरे धीरे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है क्योंकि आरपीएससी चेंजिंग इट्स पैटर्न, और ये धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ जाता जा रहा है। जैसा कि इविडेंटली है, मैं ओटीएस में गया था पिछली बार, वहाँ पे टॉपर से मैंने इंटरव्यू वगैरह लिए थे, तो उन्होंने भी ये बात बताई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो सुनो। साल वो यूपीएससी को ज्यादा फॉलो कर रहा है। एग्जाम एनालिटिकल हो गया है अब काफी ज्यादा, पहले फैक्चुअल ज्यादा होता था, अब उतना नहीं है। कल आप चर्चा कर रहे थे तो मुझे ठीक बात लगी कि आरपीएससी भी थोड़ा उस पैटर्न पे चल रहा है कि इंक्लाइन टू यूपीएससी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको खुद का माइंड लगाना पड़ेगा, आपके अवचेतन मन की कुछ चीजें आएंगी। बिल्कुल, वहाँ पे आपको खुद का माइंड लगाना पड़ेगा, और खुद के माइंड लगाने वाले लगभग मैंने आपको बताया कि 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स के क्वेश्चन थे आउट ऑफ 600 मार्क्स। तो वहाँ तक ये चीजें पुश करती हैं अपने आप, और ये अच्छी अप्रोच है। इससे क्या होगा कि नया लौट आएगा। हाँ, जैसे राजेश सर बोल रहे हैं कि नया लौट आएगा, मतलब ये आपको भीड़ से अलग करती है चीज़ें। ये वो 180 मार्क्स है जहाँ पे आपको बाकी लोगों से एडवांटेज मिल जाएगा सीधा सीधा, यदि आप जानते हो कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। जो पैटर्न है, जैसे पिछली बार के पेपर पे आप मेंस के देखोगे, और जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी जनरली बच्चे वही थे जिन्होंने यूपीएससी तैयारी की थी। तो वो चीज़ है कि आरपीएससी भी अब ऐसे बंदे चाहिए उनको भी थोड़ा एनालिटिकल हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वैसे ही लोगों से वैसा ही कंटेंट आप लोगों को भी मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू द कनेक्ट सिविल्स प्रोजेक्ट कलम, जिसमें हम रूल नंबर 11 एनालिटिकल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें वो डिस्कस करें। टोटल 15 रूल है। वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस प्रोग्राम। आज हम डिस्कस करेंगे कि फैक्चुअल वर्सेज एनालिटिकल वर्सेज जर्नलिस्टिक की डिबेट क्या है, हमने क्यों बांटा है यहाँ पे, ट्रिक्स एंड टिप्स टू सोल्व एनालिटिकल क्वेश्चंस, नोट्स में क्या चेंजेस करें ताकि ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाए, और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ठीक है, बिना बकवास के सीधे चलते हैं। ये सब बातें आपने सुनी होगी, आरपीसी चेंजिंग इट्स पैटर्न, यूपीएससी की तरह का पैटर्न फॉलो किया है 2021 में। इनमें भी टॉपर्स बोलते हैं कि अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, जैसा हमने अभी टॉपर्स को सुना। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस मैं मानता हूँ कि आरएस मेंस एग्जाम में आते हैं। न्यू अप्रोच है, पहला प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इनमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, नोट से सीधे सीधे चीज़ें छाप के आनी है। इनफैक्ट इनमें यदि आप खुद का दिमाग लगाओगे तो बैकफायर होगा। ठीक है, जैसे छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ है, लॉ में डेफिनेशन आ गई, मान लो पूछ लिया कि सेक्सुअल असोल्ट की डेफिनेशन पूछ लिया, इसमें आप खुद से डेफिनेशन बना के लिख के आओगे, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसमें वही डेफिनेशन चलेगी जो एक्चुअली लॉ में लिखी हुई है। ठीक है, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग हो गया, बिहेवियर हो गया, स्पोर्ट्स एंड योगा हो गया, मैनेजमेंट हो गया, दीज आर ऑल दीज सब्जेक्ट्स डिमांड द फैक्चुअल नॉलेज। और हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया। आयरोनिकली कितना अजीब सी बात है कि साइंस लॉजिकल सब्जेक्ट माना जाता है, रेशनल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन आरपीएससी में साइंस की आपको फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए रादर देन लॉजिकल और एनालिटिकल। ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चंस मोस्टली, कोई भी सब्जेक्ट हो, 2 मार्कर क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट के प्योर फैक्चुअल आ रहे हैं, जैसे पॉलिटी हो गया वगैरह, एक्सेप्ट एथिक्स। ध्यान रखना, एथिक्स में 2 मार्कर क्वेश्चन भी एनालिटिकल आ रहे हैं, सीधे सीधे नहीं आ रहे, वो कनेक्ट करवा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सीधा सीधा ये नहीं पूछ रहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, वो पूछ रहा है या पूछ रही है, क्योंकि पैटर्न जो एग्ज़ाम जो सेट करने वाला है वो तो एक महिला प्रोफेसर भी हो सकती है ना, तो वो पूछ रहा है या पूछ रही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है एक इंसान की लाइफ में। ठीक है, तो वो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा टाइप का जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस, मतलब काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चंस, बिल्कुल खुले एंड वाले क्वेश्चंस, जो यूजुअली 5 एंड 10 मार्कर्स क्वेश्चन में आते हैं, जो कि डायरेक्ट सिलेबस के पॉइंट से उठा के देते हैं। जैसे हेल्थ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या क्या हेल्थ में प्रयास किए जा रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, ये एक बहुत ब्रॉड या जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है, ये कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको फैक्ट डालने वीआईपी प्रोग्राम से, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ब्रॉड या जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है। एंड थर्ड क्वेश्चन है वो एनालिटिकल या लॉजिकल है। ये वो क्वेश्चन है, देखो मैंने ये लाल क्यों किया, दोनों ये घंटी क्यों बनाई है, इन दोनों क्वेश्चन में खतरे की घंटी। देखो ये जर्नलिस्टिक क्वेश्चन सभी सोल्व करके आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया कि राजस्थान सरकार के हेल्थ वाली डायरेक्शन में स्वास्थ्य में क्या क्या प्रयास किए गए, सभी इसको आंसर करके आएंगे। हाँ, लेकिन वीआईपी प्रोग्राम या फिर कोई भी आप अपना वैल्यू एडिशन करते हो तो आप भीड़ से अलग आंसर लिख सकते हो, ये तो अपन बात कर लेंगे अपन। इन दोनों में खतरे की घंटी इसलिए क्योंकि प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन मान लो नहीं आता, आर्टिकल 103 में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है या प्रेसिडेंट का क्या रोल है, पूछ लिया, नहीं आता तो नहीं आता, छोड़ के आओगे। और एनालिटिकल या लॉजिकल क्वेश्चंस में भी यदि आप नहीं सोल्व करना जानते तो आप अटक जाओगे, आप नहीं सोल्व कर पाओगे, है ना। जैसे मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको, यहीं दे देता हूं मैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल
ये क्वेश्चन है, अनिवार्यता संबंधित होने के कारण साधनों को साध्य से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः वास्तविक और स्थायी सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। गांधी नीतिशास्त्र के संदर्भ में उक्त टिप्पणी को स्पष्ट करें। नेसेसरली रिलेटेड मीन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एंड्स, देयरफॉर बोथ मस्ट बी ऑस्पिशियस फॉर रियल एंड लास्टिंग सक्सेस। एक्सप्लेन द अबव कमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधी नीतिक्स। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसमें पेन अटक जाएगा, दिमाग अटक जाएगा इफ यू डू नॉट नो द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत टफ सा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। इसमें ये नहीं पूछा कि एंड और मीन्स को एक्सप्लेन करो, इसमें ये भी नहीं पूछा कि गांधी एथिक्स को, इसमें देखो ये पूछा है कि दोनों संबंधित होने के कारण पृथक नहीं किया जा सकते, इसलिए रियल और लास्टिंग सक्सेस के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। और फिर ये एक्सप्लेन करना है गांधी जी के नीतिशास्त्र के संदर्भ में, कनेक्ट करना आना चाहिए, नहीं तो नहीं लिख पाओगे अच्छा आंसर, बहुत पुअर आंसर लिख के आओगे। तो अपन सीखेंगे कि इनको कैसे सोल्व करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस 180 मार्क्स के आएंगे, ध्यान रखना। आए थे मतलब, आगे देखते हैं, आगे मुझे तो उम्मीद है कि ज़्यादा ही आएंगे क्योंकि धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है। चलो चलते हैं भाई। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं एनालिटिकल को, कैन नॉट बी सोल्व डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स, एग्जाम में ही दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने बोला था कि एग्जाम में नया कुछ नहीं होता, इनोवेटिव कुछ नहीं होता, जो भी सीखना है, जो हमें आज सीखना है, अभी करना है, लेट्स सी हाउ। तो उससे पहले मैं प्रूफ दे देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल 2021 GS1 में 55 क्वेश्चंस वर एनालिटिकल और जर्नलिस्टिक टाइप्स, ब्रॉड या एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। इन 2021 GS2 लगभग 70 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एथिक्स है ना, तो एथिक्स में तो लगभग सारे क्वेश्चन एनालिटिकल थे। और 2021 GS3 में लगभग 55, मतलब टोटल लगभग 180 मार्क्स के एनालिटिकल क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ, जैसे ये वैदिक फिलोसॉफी का 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल के बारे में बोलता, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता तो आता नहीं आता, राउंड आता, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। सूफी सिलसिला फैक्चुअल क्वेश्चन है। अरुणाचल अली क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या उनका वो था, रोल था, फैक्चुअल क्वेश्चन है। लियोनार्डो दा विंची, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन हिस्ट्री वाले ना। ये जैसे एग्जामिन द सेलिएंट फीचर ऑफ राज सिंह स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इसको मैं प्योरली फैक्चुअल नहीं बोलूंगा, हालांकि फैक्चुअल टाइप है, लेकिन जर्नलिस्टिक बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आपको टेम्पल आर्किटेक्चर बस इतना भी पता हो ना कि राज सिंह द्रविड़ स्टाइल है, तो आप पूरा द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर छाप के आ जाओ। जैसे विमाना होता है, मंडपा होता है, अर्ध मंडपा होता है, उसमें वाटर बॉडी होती है, उसमें द्वारपाल होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, गोमती को क्या क्या नंदी होता है, ठीक है। उसके अलावा जो इसी का एक पार्ट होता है वैसारा स्टाइल, वो भी इसी का मिक्स होता है। उसके अलावा और क्या बोलते हैं, रोकट स्ट्रक्चर होती है मोस्टली। तो ये सब आप मान लो 10-15 पॉइंट आप लिख के आगे, 5 मार्कर क्वेश्चन में 8-10 पॉइंट आप लिख के आगे, तो अब जिसको राज सिंह स्टाइल एग्जैक्टली पता है कि वो राज सिंह जो भी है अपना द्रविड़ स्टाइल है, और उसमें भी पर्टिकुलर जो मम्मलापुरम से रिलेटेड है, वो यदि किसी को पता है तो उसको तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसको 5 में से 3 मिल जाएंगे। लेकिन आप जर्नलिस्टिक से आंसर लिख के आओगे, मतलब आपके नोट्स को आपने यूज किया है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता था, बस हिंट पता थी, तो भी आपके 2 मार्क्स आ सकते हैं, 1.5 मार्क्स आ सकते हैं, तो भी आप पीछे नहीं रहोगे जनता से। ठीक है, जैसे ये कंवर सिंह का एक्टिविटीज़ गतिविधियों पर प्रकाश डाल रहे 1857 के विद्रोह के दौरान। अब वहाँ पे क्वेश्चन देखते ही उड़ जाओगे कि यार कंवर सिंह तो नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है, तो छोड़ के आओगे, नहीं छोड़ना नहीं है। इसको मैं बोलूँगा फैक्चुअल एनालिटिकल टाइप, मतलब दिख फैक्चुअल रहा है, लेकिन आप जर्नलिस्टिक टाइप से, सॉरी एनालिटिक नहीं, जर्नलिस्टिक टाइप से लिख सकते हो। मतलब आप क्या करोगे, छोड़ोगे नहीं, बस आप क्या लिख दोगे, 1857 के विद्रोह के दौरान जो भी गतिविधियां हुई वो कंवर सिंह से जोड़ दो, कि पहली मास मोबिलाइजेशन किया, लोगों को जागरूक किया, ठीक है। दूसरी, दिल्ली जो सल्तनत है जिसमें बहादुर शाह जफर थे, उनके साथ कॉन्टेक्ट बना के रखा, यही सब तो किया इन्होंने। जो अपने राजस्थान का कोई भी जो 1857 की क्रांति के दौरान एक्टिव था वो लिख दो, जर्नलिस्टिक से पॉइंट लिख दो। किसी को मान लो 5 मार्कर क्वेश्चन में 3 या 3.5 मिल रहे, आपको 1.5 या 2 भी मिल जाएंगे, तो भी आप जीत में हो, छोड़ना नहीं है। ये जर्नलिस्टिक टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिल्ली के साथ कॉन्टेक्ट में रहा, मास मोबिलाइज किया, और भी और क्या होती है 1857 क्रांति के दौरान, जो भी आपको जर्नलिस्टिक सी बातें पता है वो लिख के आ जाओ आप, ठीक है। आगे चलते हैं इस तरीके से पूरा, ये जैसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है 2021 GS2 में देखे अपन, तो एथिक्स में तो सारे ही लगभग एनालिटिकल क्वेश्चन थे। स्थित प्रज्ञा नहीं पूछा, ये पूछा है कि प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन में स्थित प्रज्ञा की संकल्पना की भूमिका को स्पष्ट करना है। बुद्धा की टीचिंग नहीं पूछी, आज के जमाने में रिलेवेंट रिलेवेंट है और क्यों है, ये पूछा है। तो ये उतना आसान नहीं है, करके देखना, एक बार पेन उठा के देखना। ये फैक्चुअल है कि एथिकल डिलेमा से आप क्या समझते हो, इसमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एग्जांपल पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो एथिकल आइडिया ऑफ ऋण को नहीं पूछा उसने, ऋण को एडमिनिस्ट्रेटिव जो लाइफ की प्रासंगिकता है उससे साथ जोड़ा है, तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है ना। डिटेचमेंट थ्योरी नहीं पूछी उसने, उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन के जीवन में क्या कैसे सार्थक है वो ये पूछा है। तो ये एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना आना चाहिए। अभी सीखेंगे अपन फटाफट से। और इसी तरीके से GS3 में 55 नंबर के क्वेश्चन थोड़े एनालिटिकल जर्नलिस्टिक टाइप के थे। आगे चलते हैं साहब सीधा।
तो अब जर्नलिस्टिक टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के 3 तरीके। पहला, रट लो, रिमेंबर द सिलेबस। सिलेबस याद नहीं है आपको तो प्लीज याद कर लो, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। यू कैन सोल्व क्वेश्चंस बाय मेकिंग सिलेबस पॉइंट्स एज हेडिंग्स। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, है ना, सीधा एग्जांपल देता हूं। जैसे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चीफ मिनिस्टर 7 पॉइंट प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन राजस्थान। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आया था। अब मान लो मुझे नहीं पता कि 7 सूत्री कार्यक्रम नहीं थे, क्या मैं इसे छोड़ के आऊंगा? नहीं छोड़ के आऊंगा। दिस इज ए जर्नलिस्टिक टाइप का क्वेश्चन और मैं जनरल आंसर लिख दूंगा। अब मुझे पॉइंट याद नहीं आ रहे तो सिलेबस को याद करो। अपने सिलेबस में विमेन से रिलेटेड क्या क्या जो भी चीजें वो सारी लिख दो इसमें, क्योंकि अपना सिलेबस काफी ब्रॉड है और जब भी कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाती है, पॉलिसी बनाती है तो काफी ब्रॉड ही बनाती है। फॉर एग्जांपल मेंस का सिलेबस मैंने देखा, जैसे सोशियोलॉजी में ही ले लेते, ये रहा, इश्यू ऑफ डॉरी है, डिवोर्स एंड चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज उठा लिया। उसके अलावा चलो ये विमेन से रिलेटेड हो गया। आगे चलते, एडमिनिस्ट्रेटिव से जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई। आगे चलते हैं साहब सिलेबस में और क्या क्या है। हाँ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, रोल ऑफ जेंडर, ये रहा, रोल ऑफ कास्ट, ये रहा, रोल ऑफ जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, ये अपने सिलेबस में बिल्कुल है, ठीक है। उसके अलावा वीमेन के साथ हेल्थ, मैं कंट्रोल अप करता हूँ, वीमेन हेल्थ और एजुकेशन है, ये रहा हेल्थ, ये रहा मेंटल हेल्थ, चलो ये रहा हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये सब पॉइंट है। उसके अलावा और बताओ, क्राइम, क्राइम रिलेटेड टू वीमेन है, क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन है। ये सारे सिलेबस के पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, सिलेबस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब मान लो ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं आंसर आता था, मैं 7 पॉइंट लिख के आ गया। मान लो कि पहला हेल्थ से रिलेटेड है और क्योंकि वीआईपी में आपको आगे का कंटेंट मिल ही रहा है, जैसे एमएमआर आपने लिख दी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है इंडिया की और राजस्थान की, दोनों की, राजस्थान की लिख दी क्योंकि राजस्थान का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, इसको अपने को कम करना है, ये 7 सूत्री कार्यक्रम है, हेल्थ हो गया। दूसरा, चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करना है क्योंकि यूजुअली चाइल्ड मैरिज में विमन ही ज़्यादा सफरिंग करती है, ठीक है। तीसरा अपन ने लिख दिया एजुकेशन पे, एनरोलमेंट बढ़ाना है। अब आगे आपको वीआईपी मिल जाएगा कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना है विमेन का, उसको बढ़ाना है, ठीक है। उसके अलावा अपन ने क्या बात की, सिक्योरिटी की बात की थी, क्राइम अगेंस्ट, उसमें आपने आगे लिख दिया एनसीआरबी का डेटा लिख दिया, ये आपको वीआईपी मिल जाएगा एनसीआरबी का डेटा, विमेन का टॉपिक आएगा तो वो आपने लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा वैक्सीनाइजेशन हेल्थ में आ जाएगा, टीकाकरण इसी में आ जाएगा, चाइल्ड मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, सिक्योरिटी का। और क्या देखा था अपन ने अभी, अनएम्प्लॉयमेंट वाली अपने सिलेबस में, तो अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की प्रॉब्लम है, वो लिख दिया। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अपन ने लिख दिया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इस तरीके से 7 पॉइंट अपन सिलेबस से लिख के आ गए। बिलीव मी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि जब आप गूगल करोगे, मैं गूगल करता हूँ जैसे यहाँ पे, ठीक है, 7 पॉइंट प्रोग्राम राजस्थान, ठीक है, चीफ मिनिस्टर 7 पॉइंट प्रोग्राम, ये सेफ मदरहुड है, IMR है, पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन करना है, चाइल्ड मैरिज, 10th क्लास तक पढ़ाई, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। 7 में से 5 पॉइंट अपने मिल गए, तो क्यों छोड़ गया हूं मैं? तो सिलेबस को हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना। राइट विजन एंड की ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019। अब एक बात बताओ, जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो बहुत ब्रॉड बनाती है, मैं आपको बता दूं, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक पेज की पॉलिसी बन गई, तो उसका जो विजन है और जो की ऑब्जेक्टिव है बहुत ब्रॉड होते हैं। तो आपने नहीं पढ़ा सोलर एनर्जी पॉलिसी, कोई बात नहीं, घबराओ मत हो। आपके पास जितने भी सिलेबस के पॉइंट इकोनॉमिक्स में आपको याद है वो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, लिख दिया साहब। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है सोलर एनर्जी में, लिख दिया साहब। तीसरा आपने लिख दिया कि फंड की अवेलेबिलिटी करवानी है, लिख दिया साहब, ठीक है। आपने किसान है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में, तो फार्मर्स को जैसे ऊर्जादाता से अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना है, ठीक है, वो लिख दिया साहब आपने। छोटी जो MSMEs है उनको विकसित करना है सोलर एनर्जी में, उनको मौका देना है, ठीक है साहब, आपने लिख दिया। छठा पॉइंट आपने फॉर एग्जांपल लिख दिया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, क्योंकि आपके सिलेबस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। जैसे मैं सिलेबस खोल लेता हूँ, आपका सिलेबस याद होना जरूरी है अपने को, ठीक है। ये रहा, कहाँ गया इंडियन इकोनॉमी, ये रहा, ठीक है। तो जैसे आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपने लिख दिया कि प्राइवेटाइजेशन हो गया, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीचे राजस्थान वाले में, ये रहा, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपने लिख दिया एक तरीके से। उसके अलावा आपने लिख दिया एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करना है सोलर एनर्जी पॉलिसी के थ्रू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ये भी एक गोल है सोलर एनर्जी पॉलिसी का, विजन है या की ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके अलावा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री मतलब MSME को, तो MSME को सपोर्ट करना है, छोटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है, ठीक है, आपने लिख दिया। उसके अलावा ऊपर चलते हैं अपन, ऊपर चलते हैं, कहाँ गया इकोनॉमी, ये रहा,
ठीक है। बजट तो फाइनेंस अवेलेबल करवाना है वो आपने लिख दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर सोलर एनर्जी पॉलिसी को एग्रीकल्चर के साथ कनेक्ट करना है, किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने, वो आपने लिख दिया। इस तरीके से आप रोल ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक गुड है, ठीक है, ये आपने लिख दिया। डिफाइनिंग रोल स्टैंडिंग, ठीक है, आपने 6-7 पॉइंट ऐसे लिख दिए ब्रॉड से, और बाकी जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो तो आप लिख ही दो। स्पेसिफिक पॉइंट कौन कौन से, किधर गया वो, ये रहा। स्पेसिफिक पॉइंट आपको पता है कि जैसे 142 गीगावाट है, ठीक है, उसको वो लक्ष्य को अपने को प्राप्त करना है, जो भी 6 से 7 यूनिट पर मीटर स्क्वायर पर डे ये कैपेसिटी है, इसको अचीव करना है। उसके अलावा टॉप में अपन 17.5 गीगावाट अभी अपनी, इसको 30 गीगावाट तक लेके जाना है। ये सब आप स्पेसिफिक पॉइंट तो लिख ही देंगे। उसके बाद में जब पॉइंट खत्म हो जाए तो अपने को सिलेबस को याद करना है, आपके बहुत सारे पॉइंट निकल के आ जाएंगे। अब आप बोलोगे क्या पता ये थे या नहीं थे, बिल्कुल अपन चेक करके देख लेते हैं फटाफट से। सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 राजस्थान, ठीक है, ये अपन ने मान लो PDF डाउनलोड कर ली। ये तो समरी है, पूरी वही कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, आ गया, ये रही राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 की एक PDF है, ठीक है, 46 पेज की PDF है। अब कुछ भी देख लो आप, मैं बता देता हूँ आपको। फार्मर मान लो टाइप करता हूँ, ये रहा, फार्मर ऑन देयर ओन थ्रू डेवलपर कैन सेटअप ए डिसेंट्रलाइज, फार्मर की बात हो रही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात क्या हो रही है कि हाँ, ये रहा एम्प्लॉयमेंट, 4 जगह मेंशन है इसमें। इस पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई भी पॉलिसी बनाएंगे ऑफकोर्स, देखो विजन में ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है। ये 100 गीगावाट वाला तो चलो स्पेसिफिक था। उसके अलावा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का ये आ गया, MSME को सपोर्ट करना ही करना। ये जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट आपको सिलेबस के याद होने ही चाहिए। जब भी डेटा कम पड़े, जब भी पॉइंट्स कम पड़े, 8-10 पॉइंट नहीं बन पा रहे, तो आप फटाफट से इनको लिख के आ जाओ, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला था मैंने, फंड की बात बोली थी, फाइनेंस या फंड, ठीक है। तो फाइनेंस तो आई गई, फाइनेंस, एक मिनट, फाइनेंस, ठीक है। ये तो फाइनेंस के लिए अलग अलग वो बना रखा है इन्होंने, इनके प्रोजेक्ट इज फाइनेंस बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब फाइनेंस की अपने को बात करनी ही करनी है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक तो मैंने बता दिया कि रूफटॉप की बात करनी है, उस सोलर पार्क्स की बात करनी है, और भी जितनी भी चीज़ें। समझ में आ गया सिलेबस की इंपॉर्टेंस। वैसे ही राइट 4 मेजर इश्यूज डिस्कस इन G20 रोम समिट, मान लो नहीं पता, छोड़ के नहीं आना है। मुझे किसी स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था जब मैंने कलम का सेशन लिया था, ये सब कलम में हो चुका है पहले से ही ना, कलम में सेशन लिया था। उन्होंने कहा कि सर मैंने अभी 2021 मेंस में ये सब क्वेश्चन छोड़ के आया था, मैं देख के डर गया था कि सोलर एनर्जी पॉलिसी तो मैंने पढ़ी नहीं है, G20 रोम समिट तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, 4 प्रमुख मुद्दे लिख रहा है, आपको पता है G20 बड़ा ग्रुप है, जो भी सिलेबस में 4 प्रमुख मुद्दे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के, वो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन सिलेबस में कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे। ये रहा क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल इंटरनेशनल मुद्दा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल इंटरनेशनल मुद्दा है, और भी होंगे इंटरनेशनल मुद्दे, IR में चले जाओ आप, ठीक है। ये रहा, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं टेररिज्म होगा, नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, चलो आगे चलते हैं। टेररिज्म हो रहा, इंटरनेशनल टेररिज्म, ये बड़ा मुद्दा है। एनवायरमेंटल इश्यूज, ये बड़ा मुद्दा है, ठीक है। ये जितने भी उसके अलावा और याद आ रहे तो कोविड बड़ा मुद्दा है। तो ये जब आप लिख के आओगे 4, तो आपके कैसे मैच नहीं करेंगे। अब आप गूगल कर लेना, G20 का पक्का टेररिज्म पे बात हुई थी, एंटी टेररिज्म पे, पक्का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अपने सिलेबस में है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। ये रहा, कहाँ गया, फॉरेन पॉलिसी इवोल्यूशन डिटर्मिनेशन, डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये रहा, फाइनेंशियल इकोनॉमी पे बात है अपने, ठीक है। तो ये जितने भी ब्रॉड मुद्दे वो सब G20 में डिस्कस हुए थे। तो जैसे आप लिख के आओगे आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। आगे चले, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को करना है। अब आते हैं, ये तो हो गए ब्रॉड या एनालिटिकल क्वेश्चन। और क्या तरीके होते हैं, मैंने आपको पीछे बता दिया। स्टेक होल्डर अप्रोच यूज करनी है, मतलब उसके आसपास देखना है कि कौन कौन स्टेक होल्डर थे। ये मैंने आपको अच्छे समझाया हुआ है, आपने नहीं देखा तो आपको इधर राइट अपर कॉर्नर पे उधर एक आई बटन होगा, वहां पे मैं डाल दूंगा कौन सा वाला वीडियो, 10 मार्कर के क्वेश्चन को, बॉडी को कैसे हैंडल करना है। उसमें आपको स्टेक होल्डर अप्रोच, चीजी गैप अप्रोच, लाइफ साइकिल अप्रोच, लेवल्स अप्रोच, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी अप्रोचेज वहां पे आपको मिल जाएगी। वो वीडियो आप देख लेना ताकि आपके पॉइंट्स की कमी नहीं पड़ेगी मेंस में, ठीक है। आगे चले, अब आते हैं लास्ट में एनालिटिकल क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चन जो कि देख के दिमाग हिल जाता है या फिर पेन स्टार्ट ही नहीं होता कि शुरू कहां से करूं। एक ही रामबाण है उसका, मतलब ये 3 पॉइंट है, ब्रेक ब्रेक एंड ब्रेक। आपको तोड़ना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन को, यदि नहीं तोड़ा नहीं समझने में आएगा, पहली चीज। दूसरा, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, और जितने भी आपने मान लो उसके 3 पार्ट कर दिए, इन तीनों पार्ट को आप कनेक्ट करना है। दूसरा ये, और ये काम कब हो पाएगा, जब आप प्रैक्टिस 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 करोगे। जैसे एंटरटेनमेंट होता है ना कुछ, तो वैसे ही जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये शुरू में दिक्कत आएगी आपको, 2-3 क्वेश्चन में हवा नहीं लगेगी भी, लेकिन आप जैसे ब्रेक करना स्टार्ट करोगे, मेरे साथ VIP में भी आप ब्रेक करोगे तो धीरे, क्योंकि VIP में बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ब्रेक करना है पहले,
अलग अलग पार्ट्स में, फिर उनको कनेक्ट करना है और आप ऐसी 15-20 क्वेश्चन, 20-25-30 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लोगे, पक्का आप ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल करने लग जाओगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बात करते हैं तभी समझ में आता है। अब ये बड़ा सा क्वेश्चन है, नेसेसरी रिलेटेड मीन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एंड्स, ये पार्ट हो गया एक कि मीन्स और एंड सेपरेटेड नहीं हो सकते, एक ब्रेक मैंने ये कर दिया। देयरफॉर बोथ मस्ट बी ऑस्पिशियस फॉर रियल एंड लास्टिंग सक्सेस, दूसरा पार्ट ये हो गया कि इसलिए दोनों ना शुभ होने चाहिए स्थायी और वास्तविक सफलता के लिए, ये दूसरा पार्ट हो गया। और इसको एक्सप्लेन करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गांधीयन एथिक्स, ये 3 पार्ट मैंने वो कर दिए। मतलब मुझे ब्रेक करने में पहला गांधीयन एथिक्स, दूसरा मीन्स वर्सेज एंड्स, और फिर इनका रिजल्ट, है ना। रिजल्ट क्या होना चाहिए, ऑस्पिशियस होना चाहिए, शुभ होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए, रियल एंड लास्टिंग होना चाहिए, ठीक है, वास्तविक और स्थायी होना चाहिए, दोनों का शुभ होना आवश्यक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये 3 मैंने पार्ट कर दिए। अब ये तो ब्रेक कर दिया मैंने, इन 3 में ब्रेक कर दिया। गांधीयन एथिक्स में मीन्स एंड सेम होना चाहिए गुड रिजल्ट के लिए, 3 पार्ट हो गए साहब। अब ये आपने कहीं देखा है ये वाला साइन, ये कनेक्ट के लोगों में ही है, ये कनेक्ट जो अपन ने बनाया है, ये रहा CONNECT कनेक्ट, तो ये कनेक्शन का ही है, एक दूसरे से कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मेंस के आंसर्स में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद में आपको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव MP उनसे दुश्मनी थोड़ना है, उनसे भी कनेक्शन बना के रखने, पॉजिटिव कनेक्शन बिल्कुल बना के रखने, आपको MP MLA से बनाने हैं, प्रधान और सरपंच से बना के रखने हैं, उसके अलावा आपके और भी सीनियर्स और जूनियर से कनेक्शंस हर जगह बनाने ही होंगे लाइफ में, तभी लाइफ सक्सेसफुल होगी, ठीक है, तभी लाइफ मीनिंगफुल होगी। सक्सेसफुल तो चलो एक सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन मीनिंगफुल तभी होगी। तो भगवान से कनेक्शन जैसे एक होता है बहुत सारों को मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो जैसे एक क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने तोड़ दिया, अब मैं क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा कि मुझे गांधीयन एथिक्स को कनेक्ट करना है, मीन्स और एंड सेम होने पे गुड रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मैंने 2 में इसको ब्रेक कर दिया कि एक तरफ मैं गांधीयन एथिक्स लिख रहा हूँ, दूसरी तरफ लिख रहा हूँ कि मीन्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एंड फॉर गुड रिजल्ट, ये मैंने दूसरी हेडिंग बना दी टेबल की, ठीक है। अब मैं कनेक्ट करना शुरू, अब गांधीयन एथिक्स तो मैंने अपने स्टडी के नोट्स में पढ़ी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि गांधी जी ने नियो वेदांतिक फिलोसॉफी दी थी, सर्वोदय दिया था, अंत्योदय दिया था, ट्रुथ दिया था, सत्याग्रह, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वर्णाश्रम धर्म दिया था, तालिस्मान दिया था, टचशिप मॉडल दिया था, 7 सिन दिए थे, मिनिमम स्टेट मॉडल दिया था, 11 उनकी प्रतिज्ञा थी, स्वदेशी मॉडल दिया था, स्वराज दिया था, स्वावलंबन, और भी आप बहुत सारे लिख सकते हो। एग्जाम में इतनी भी नहीं लिखनी, 5-7 से काम पर चल जाएगा। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 से काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में रिलेटिवनेस होती है। यहाँ पे मैं परफेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, आपको अपने आप को बहुत बड़ा साबित कर सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में मैं इतना अच्छा आंसर नहीं लिखूंगा जितना मैं, क्योंकि यहाँ तो मैं प्रिपेयर करके आता हूँ, लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ गारंटी कि 10 लोग आंसर लिखेंगे तो उनसे बेटर अपन लिख सकते हैं, ठीक है। मेंस में क्या करना है, मेंस इज रिलेटिव, आपके आसपास की जो कॉपीज आ रही है उनसे काफी बेहतर आपके आंसर्स होने चाहिए। बस 20,000 लोग जो आप मेंस देंगे उनमें से सिर्फ 2,000 सेलेक्ट होंगे, 10%, तो आपके आसपास 10 कॉपी, उनमें से आपकी 1 कॉपी एक्सेल होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन, जैसे न्यू वेदांतिक फिलोसॉफी में क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा ही मीन्स है और ब्रह्मा एंड है और ये वर्ड मीन्स है, ठीक है, मतलब ब्रह्मा ही अल्टीमेट ट्रूथ है, गांधी जी ने कहा था, तो अपन ने मीन्स और एंड से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, एक और एनालिटिकल क्वेश्चंस का ट्रिक होती है कि आंसर में आप बार बार क्वेश्चंस की टर्म्स को लाते रहो, ताकि एग्जामिनर को ये फील रहे कि आप टॉपिक से नहीं भटक रहे हो, मुद्दे से नहीं भटक रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि द ऑस्पिशियस एंड इज ब्रह्मा एंड मीन्स इज दिस वर्ड, इस वर्ड में आप जो भी करते हो वो किसके लिए करते हो, ब्रह्मा को पाने के लिए, और वो शुभ एंड है, अच्छा एक अंत है ना। बोथ आर इक्वली ट्रू एंड शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। इसलिए यहाँ पे जो मेटलिस्टिक लाइफ है उसको अपने को इस तरीके से जीना है ताकि अपने को ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाए। चलो सर्वोदय समझते हैं। मेटलिस्टिक डेवलपमेंट इज ओनली मीन्स, ऐसा तो है नहीं कि अपन कपड़े पहनना छोड़ दें या फिर बाकी जो भी अर्थ क्या होता है, धन कमाना छोड़ दें। अर्थ कमाना गलत नहीं है, धन कमाना हिंदू धर्म में गलत नहीं माना गया है। यदि आप जेन्युइन टाइप से यदि आप अर्थ कमा रहे हो, धन कमा रहे हो, तो बिल्कुल गलत नहीं है। टू फुलफिल द लेजिटिमेट डिजायर्स इफ यू आर अर्निंग द मनी, देन दैट्स नॉट रॉन्ग। तो मेटलिस्टिक डेवलपमेंट लेकिन मीन से मोरल और मेंटल डेवलपमेंट एंड है, ठीक है। और दोनों एसपीएसएस होंगे तो लॉन्ग लास्टिंग पीस और प्रोस्पेरिटी मिलेगी। जो यदि वर्ल्ड में हमें शांति चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो हमें सर्वोदय का मॉडल अपनाना पड़ेगा। यही सर्वोदय बोलता है। मान लो सर्वोदय नहीं अपनाते, सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरा पिछड़ता जा रहा है, तो क्या होती है बताओ, फटाफट से बताओ, टाइप करके बता दो, इस वीडियो को पॉज करो, आपके माइंड को चलाओ। क्या होती है, कहीं भी किसी भी समाज में ऐसा हुआ है कि एक तबका बहुत पीछे रह गया और एक तबका बहुत आगे रह गया, तो क्या होती है, क्रांति होती है। क्रांति होती है, रिवॉल्यूशन होती है। चाहे वो रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, चाहे अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करें, चाहे इंडिया में कोई भी रिवॉल्यूशन हुई उसकी बात करें, तो
यदि सर्वोदय अपने पास है तो अपन लॉन्ग लास्टिंग पीस और प्रोस्पेरिटी की कामना कर सकते हैं। अंत्योदय वैसे ही, जैसे ट्रूथ है, ट्रूथ में गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, ये बोला उन्होंने। तो एंड क्या है? एंड तो गॉड है, भगवान है। वो कैसे अचीव किया जा सकता है? जब ऑस्पिशियस मीन्स हो, मतलब ट्रूथ, सत्य यदि साध्य साधन हो तभी साध्य भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इवन एक एथिस्ट को भी सच में मानना पड़ेगा, भले वो गॉड में नहीं माने लेकिन सच में मानना पड़ेगा। और इससे क्या होगा? मोरल डेवलपमेंट होगा मैन और सोसाइटी का। चाहे सत्याग्रह ले लो, सत्याग्रह के लिए मीन्स क्या क्या चाहिए होते हैं? टेम्परेंस, फोर्टिट्यूड, करेज, डिसिप्लिन, ये सब मीन्स नहीं होंगे, ये सब साधन नहीं होंगे तो आप सत्याग्रह कर ही नहीं सकते। मीन्स लाइक टेम्परेंस मतलब संयम, फोर्टिट्यूड मतलब दृढ़ता आपको रखनी पड़ेगी। यार संयम ही नहीं है, मान लो आप सत्याग्रह पे बैठ गए, आप मान लो आपने आमरण अनशन किए और आप में संयम ही नहीं है, ठीक है, आप में दृढ़ता ही नहीं है, आप तो छुप के टेंट के पीछे जाके खाना खा लोगे या फिर जूस पी लोगे। तो सत्याग्रह के लिए, सत्य के लिए यदि आग्रह कर रहे हो तो आप में ये मीन्स होने चाहिए, आपके पास ये साधन होने चाहिए। टेम्परेंस, फोर्टिट्यूड, करेज, साहस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, आर नेसेसरी टू अचीव द एंड ऑफ सत्याग्रह टू हैव लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस अगेंस्ट एनिमी। वैसे तो आपको सक्सेस मिल सकती है लड़ाई झगड़े से, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस करनी, हृदय परिवर्तन करना है तो आपको सत्याग्रह जाना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? गांधीयन एथिक्स को मीन्स और एंड एक ही है, इससे आप रिलेट कर रहे हो। और गुड रिजल्ट देखो, मैंने हर में गुड रिजल्ट, लास्टिंग रिजल्ट क्या है? मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इसमें रिजल्ट क्या है? लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस अगेंस्ट एनिमी। इसमें रिजल्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मैन इन सोसाइटी। बार बार मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, ये रिजल्ट कीवर्ड है ना, ये रिजल्ट कीवर्ड है, ये रिजल्ट ये मतलब यहाँ पे कीवर्ड में नहीं डाला, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस अगेंस्ट एनिमी, ठीक है। अहिंसा है, अहिंसा में मीन्स क्या है? सेल्फ कंट्रोल है, कंट्रोल ओवर एंगर टू गेन द ऑस्पिशियस मीन्स ऑफ पीस। अंत तो शांति है ना, ठीक है। इस तरीके से आप सब में, अब जैसे मैंने कलम में जब सेशन लिया था तो आपने खुद बोला था, खुद आपने कनेक्ट किया था सेवन सिन से, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल वेल्थ विदाउट वर्क, वेल्थ विदाउट वर्क, ठीक है, ये क्या है? सिन है, पाप है। तो इसमें वेल्थ क्या है? वेल्थ तो एंड है, ये तो साध्य है, लेकिन यदि साधन वर्क यदि ऑस्पिशियस नहीं होगा, यदि आपने ढंग से काम नहीं किया, काम चोरी किए, तो पाप हो जाएगा। यदि आपको पुण्य कमाना है, यदि आपके जो वेल्थ है वो पुण्य के रास्ते से आई है, तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो दिस इज मीन्स, दिस इज एंड फॉर द लास्टिंग वेल्थ, सस्टेनेबल वेल्थ यदि आपको पानी है तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। और एग्जाम्पल दे दो, है ना, किसका एग्जाम्पल दे दो आप? फॉर एग्जाम्पल किसी भी गबन का या फिर फ्रॉड का एग्जाम्पल दे दो, हर्षद मेहता का दे दो, हर्षद मेहता स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है। आगे लिख दो एक ब्रैकेट लगा के, जेल और डेथ, क्योंकि पाप किया था उन्होंने काम उतने अच्छे से नहीं किया और वेल्थ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर ली, उन्होंने काम चोरी की, मतलब एक तरीके से स्कैम था वो, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। आई होप आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस समझ में आएंगे। बाकी अपन वीआईपी में डिस्कस करते रहेंगे और कलम में तो कर ही रहे हैं अपन। कलम 2.0 वाला को मैं अच्छे से और समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अपन लाइव करेंगे ये सब चीज़ें और भी 2-4 क्वेश्चंस में, बाकी होमवर्क में आप कर ही रहे हो। जैसे गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दैट कैन बी सीन इन इंडियन ट्रेडिशन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कुछ उदाहरण दीजिए जिन्हें भारतीय परंपरा में देखा जा सकता है, ठीक है। आप देखो ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं जितना लग रहा है। इसमें बहुत सारे, जैसे इसमें बहुत सारे लोगों ने गलती की थी कि सिर्फ सेवन सिन को पकड़ के एक्सप्लेन कर दिया था। नहीं भाई, गांधीयन एथिक्स बहुत ब्रॉड है, सेवन सिन तो एक पार्ट है उसका। ठीक वैसे ही यहाँ पे लोगों ने कुछ भी लिख दिया था, इंडियन ट्रेडिशन को भूल गए। हमें अब इसको ब्रेक करना है। पहली बात तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, एक तरफ लिख दिया कि 4 कंपोनेंट होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या इसको फिर सोशल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट हो गए। इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने तोड़ दिया। इंडियन ट्रेडिशन किस किस से बनता है? धर्म से बनता है, धर्म का कंसेप्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मेडिटेशन, योगा इंडियन ट्रेडिशन में, सर्वधर्म समभाव की भावना है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, डांस, म्यूजिक, भक्ति, ये सब इंडियन ट्रेडिशन के पार्ट ही तो है। अब क्या करना है? कनेक्ट कर देना है सबको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेबल बना दूंगा इसमें, और पहला लिखूंगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरा में लिखूंगा इंडियन ट्रेडिशन। यही तो पूछा है कि इंडियन ट्रेडिशन, इमोशनल इंटेलिजेंस को कौन से, तो पहला में लिख दूंगा फॉर एग्जांपल सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानने के लिए कौन सी इंडियन ट्रेडिशन में भाई? योगा है, मेडिटेशन है, ये सब खुद के बारे में अंदर को जानने के लिए, अंतर निरीक्षण के लिए ही तो ये सब बने, योगा मेडिटेशन वगैरह। लिख दिया आपने साहब, ठीक है। वैसे ही सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या, जैसे अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, ये सब। धर्म क्या होता है इंडियन ट्रेडिशन में? कि डूइंग आवर ड्यूटी विथ राइटियसनेस, है ना, मोरलिटी के साथ, एथिक्स के साथ अपनी ड्यूटी करना ही धर्म होता है। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट ही तो है। इस तरीके से आपने जो वो कर दिया। मान लो सोशल मैनेजमेंट की बात करें तो
सोशल मैनेजमेंट कैसे होता था इंडियन ट्रेडिशन में? एक दूसरे के घर जाते थे दुख सुख में, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हो गया सोशल मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा जैसे भक्ति मूवमेंट हो गया, डांस वगैरह करते थे, म्यूजिक करते थे। उसके अलावा जैसे जो 12 दिन की जो प्रथा है वो भी इंडियन ट्रेडिशन में ही है। सोशल मैनेजमेंट है, कोई मर जाता है तिये की बैठक हो गई, ये सब सोशल मैनेजमेंट ही तो है। इनसे ही तो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है। आप खुद सोचो, घर में तिये की बैठक में कौन जाता है? जो बड़ा बुजुर्ग है ना, जो समझदार है, उसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस मानते हो कि ये अच्छे से जाके हैंडल करेगा, वहाँ पे सांत्वना अच्छे से देगा। ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन में ये सब कंपोनेंट है। अपन ने क्या कर दिया, बहुत शानदार तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब आधे बच्चे तो यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन के कंपोनेंट लिख के ही नहीं आएंगे, कुछ भी और लिख के आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, इन सब के मार्क्स मिलते हैं। आपको क्या करना है, पहले ब्रेक करना है, फिर कनेक्ट करना है। बाकी अपन प्रोजेक्ट वीआईपी में मैं ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन डालते रहूँगा, अपन डिस्कस करते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। जिन्होंने प्रोजेक्ट वीआईपी ज्वाइन नहीं किया और करना चाहते हैं, वो गूगल फॉर्म है 2.0 के लिए, वो भर देना। यदि 100 के आसपास होते हैं तो फिर अपन अलग बैच बना लेंगे। ठीक है भाई साहब, कलम लगभग पूरा हो चुका है, लगभग 12 अपने हो चुके हैं। इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा, हाउ टू मेक नोट्स एंड स्टैंडर्ड बुक्स को कैसे पढ़े, अच्छे परफेक्ट नोट्स कैसे बनाएं, वो मैं मर्ज कर दूंगा। और लास्ट का है टाइम टेबल वाला। अपने बस 2 सेक्शन और बचे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, कमेंट कर दो, वो आपकी मर्जी है। ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर दिया करो, और वी आर मेनली एक्टिव ऑन टेलीग्राम। और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे अच्छे वीडियो देख लो। थैंक यू सो मच।